जय हिंद। पिछले 2 दिनों से हम लोगों ने 12वीं कक्षा के भूगोल विषय में विश्व के संदर्भ में परिवहन और संचार टॉपिक पर चर्चा किया। इससे पहले हम लोग विश्व के प्रमुख सड़क और प्रमुख रेल मार्गों के बारे में चर्चा किया। आज के इस क्लास में हम लोग जल मार्ग, वायु मार्ग मतलब जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन और इंटरनेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि जल परिवहन क्या है। जल परिवहन क्या है? तो जल के द्वारा, जल के माध्यम से समुद्र या नदी, जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना जल परिवहन कहलाता है। जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना जल परिवहन कहलाता है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता और प्राचीन साधन है, प्राचीन माध्यम है, सबसे सुगम साधन है। जल परिवहन को 2 वर्गों में बांटा गया है: आंतरिक जलमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। देश के अंदर जो नदियां बहती है, देश के अंदर जो नदी बहती है, जो झील है, तो किसी देश के सीमा के अंदर नदी और झील में चलाए जाने वाले जहाज या नाव को आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। और समुद्र के माध्यम से एक देश से यदि आप दूसरे देश में जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा तो जल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, मतलब वह कौन कौन सा कारक है जो जल मार्ग को या जल परिवहन को प्रभावित करती है। तो आपको बता दें कि नदी में जहाज को या नाव को चलने के लिए सबसे पहला बात है कि नदी की गहराई हर जगह बराबर होनी चाहिए। जल परिवहन को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वह है कि नदी की गहराई सब जगह बराबर होनी चाहिए। दूसरा, नदी हिम से, बर्फ से मुक्त होनी चाहिए। तीसरा, नदी के बीच में चट्टान या पहाड़ नहीं होने चाहिए। नदियां लपेट वाली, ज्यादा घुमावदार नहीं होनी चाहिए। नदी का मार्ग तंग मतलब पतला नहीं होनी चाहिए। नदी के नीचे का जो मिट्टी है वह दलदली नहीं होनी चाहिए। और नदी का धारा तेज नहीं होनी चाहिए, या नदी का बहाव तेज नहीं होना चाहिए, मतलब धीमी होनी चाहिए। ये जलमार्ग या जल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दूसरा प्रश्न, तो जल मार्ग परिवहन के लाभ क्या है? जल परिवहन के लाभ क्या है, या जल परिवहन से होने वाले लाभ को बताइए। तो जल परिवहन जो परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है, इसके अनेक सारे लाभ हैं। पहला लाभ है कि जल परिवहन के लिए मार्ग निर्माण की जरूरत नहीं होती है। जल परिवहन के लिए मार्ग मतलब सड़क निर्माण की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, जल परिवहन परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में ज्यादा सस्ता है। जल परिवहन परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में क्या है? सस्ता है। तीसरा लाभ है कि जल परिवहन की ऊर्जा लागत, जल परिवहन में ऊर्जा अन्य साधनों की तुलना में कम लगती है। जल परिवहन में या जल में छोटे से नौका से लेकर बड़े बड़े जहाज तक को चलाया जा सकता है। तो ये जल परिवहन से लाभ हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे विश्व के कुछ प्रमुख देशों के आंतरिक जलमार्ग की। इस क्रम में सबसे पहले जान ले जर्मनी। जर्मनी जो यूरोप महादेश का एक देश है
और जर्मनी में जलमार्ग का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के विकास होने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि जर्मनी ऐसा देश है जो किसी समुद्र से सटा हुआ नहीं है। और जर्मनी की सबसे जो बड़ी नदी है, सबसे जो लंबी नदी है, वह राइन नदी है। और जर्मनी में सबसे ज़्यादा विकसित जो जलमार्ग है राइन है। राइन नदी के माध्यम से कंटिन्यू लगातार जहाज़ों का परिचालन होते रहता है। और राइन नदी में इतने ज़्यादा जहाज चलते हैं कि संसार का सबसे व्यस्त जलमार्ग राइन जलमार्ग को माना जाता है, जो जर्मनी में है। राइन जलमार्ग जर्मनी की सबसे बड़ी जलमार्ग है और राइन नदी का जो जलमार्ग है विश्व का सबसे ज़्यादा व्यस्त जलमार्ग है। लेकिन जहाँ तक व्यापार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा व्यापार रॉटरडम नदी के माध्यम से होता है। एक बात और है, राइन नदी को कोयला की नदी भी कहते हैं। राइन नदी जो जर्मनी में बहती है, राइन नदी को कोयला की नदी कहते हैं। लेकिन कोयला की नदी कहने का मतलब ये नहीं कि आप लोग समझ लेंगे कि राइन नदी से कोयला निकलता है, बल्कि राइन नदी से कोयला का परिवहन ज़्यादा होता है। तो राइन नदी से कोयला का परिवहन ज़्यादा होता है, इसलिए राइन नदी को हम कोयला की नदी के नाम से जानते हैं। रूस की बात करते हैं, पहले फ्रांस की बात कर ले तो फ्रांस में सीन और ली हाब्रे, सीन और ली हाब्रे फ्रांस की दो प्रमुख नदियां हैं जिसमें जल परिवहन का कार्य होता है। रूस की बात करते हैं तो रूस में आंतरिक जल परिवहन में वोल्गा, ओब, यानीसी, लीना, वोल्गा, ओब, यानीसी और लीना ये रूस की प्रमुख नदियां हैं। और इन्हीं नदियों में जल परिवहन का काम होता है। बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका में जो सबसे बड़ी नदी उसका नाम अमेजन, जो विश्व की सबसे चौड़ी या बड़ी प्रवाह वाली नदी भी है। तो अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। मनोस और इक्विटास यहाँ के दो बंदरगाह हैं। तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महादेश की जल परिवहन करने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा पलाटा, पराना और पराग्वे, पलाटा, पराना और पराग्वे दक्षिण अमेरिका की अन्य प्रमुख नदियां हैं जो जल परिवहन के काम में आती हैं। उत्तरी अमेरिका में बात करते हैं तो मिसौरी और मिसिसिपी। उत्तरी अमेरिका में मिसौरी और मिसिसिपी नदियों में बड़े पैमाने पर जल परिवहन का काम किया जाता है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में जो महान झील है वह महान झील भी जल परिवहन के लिए उपयुक्त। अफ्रीका महादेश की बात करते हैं तो अफ्रीका महादेश की जो सबसे बड़ी नदी है वह है कांगो। अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी नदी है कांगो। और कांगो नदी में अफ्रीका महादेश का सबसे अधिक जल परिवहन किया जाता है। और कांगो नदी में तार का तेल और गिरी, तार का तेल और गिरी का परिवहन होता है। उसके बाद नाइजर नदी, यह भी अफ्रीका की नदी है। नाइजर नदी में भी गिरी, तार का तेल अत्यधिक मात्रा में धोया जाता है, इसलिए नाइजर नदी को तेल की नदी कहते हैं, क्योंकि तार का तेल सबसे अधिक नाइजर नदी के माध्यम से धोया जाता है। तो नाइजर नदी जो अफ्रीका की नदी है, इसे हम तेल की नदी के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदी है मरे और डार्लिंग। मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां हैं और इसी दो नदियों में जल परिवहन का कार्य किया जाता है। अब आते हैं नहर पर। तो नहर साधारण बोलचाल की भाषा में नदी से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, सिंचाई करने के लिए बनाया गया पतला जल मार्ग होता है। लेकिन कई बार व्यापार के उद्देश्य से भी दो समुद्रों को, दो सागरों को जोड़ने के लिए नहर का निर्माण किया जाता है। तो नहर दो समुद्रों को, दो सागरों को, दो झीलों को आपस में जोड़ने वाली एक पतली जल राशि को कहते हैं।
और नहर का अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व के कुछ प्रमुख जो नहर हैं वह है गोटा नहर। गोटा नहर स्वीडन और स्टॉकहोम को जोड़ती है। स्टेनली नहर रोस्टोव और सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ती है। उत्तरी सागर नहर यह उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को जोड़ती है। उसके बाद आते हैं मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर नहर इंग्लैंड और मैनचेस्टर को जोड़ती है। सू सेंट मेरी नहर सुपीरियर झील और हुरन झील को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। इसके बाद जो सबसे प्रमुख नहर है जिसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे वह है पनामा नहर, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे हम स्वेज नहर के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि स्वेज नहर 3 ऐसा महादेश है जो आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक है यूरोप महादेश, इसी से सटा हुआ है अफ्रीका महादेश और यहाँ पर है एशिया महादेश। तो पहले क्या था, यहाँ पर एक मिस्र देश है, मिस्र यहाँ पर एक देश है। ये जो महादेश था आपस में, यह तीनों महादेश आपस में सटा हुआ था। तीनों महादेश के आपस में सटे होने के कारण इंग्लैंड यहाँ एक देश है, इंग्लैंड, और यहाँ बीच बीच में इसकी आकृति का अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर के बाद यहाँ पर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश या संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। तो यहाँ इंग्लैंड था और यहाँ पर आपका इंडिया है, हमारा भारत है। तो इंग्लैंड इस अटलांटिक महासागर को पार करते हुए यहाँ व्यापार करता था। लेकिन यहाँ पर अरब सागर है और अरब सागर से यहाँ निकलने पर यहाँ भूमध्य सागर है और यहाँ पर लाल सागर है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा भूमि था, इस भूमि का नाम था स्वेज। इस भूमि का नाम क्या था? स्वेज एक जगह का नाम था। यह स्वेज जो जगह था यहाँ पर वह मिस्र में पड़ता है। तो 1859 से 1869 में, 1859 से 1869 इस 10 वर्षों के शासनकाल में ये जो स्वेज नामक जगह था, इस जगह को क्या कर दिया गया? काट दिया गया। इस जगह को काट देने से इधर जो रेड सी था, रेड सी, और इधर था जो भूमध्य सागर, तो लाल सागर और भूमध्य सागर आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। तो बड़ी आसानी से इंग्लैंड का जहाज अब इधर से न आकर के सीधे यहां से इंग्लैंड का जहाज इधर आने लगा। अमेरिका का जहाज भी तो इधर से जाता था, सीधा अमेरिका का जहाज यहां से आने लगा। तो स्वेज नहर क्या है? स्वेज नहर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप लिखेंगे स्वेज नहर विश्व का सबसे बड़ा जहाजी नहर है। स्वेज नहर विश्व का सबसे बड़ा जहाजी नहर है। और स्वेज नहर का निर्माण स्वेज नामक जल डमरू मध्य को काटकर किया गया। मन में प्रश्न होगा, तो जल डमरू मध्य क्या होता है? तो दो जल राशि को अलग करने वाली, जब या दो जल राशि के बीच में एक जो भूमि होती है उसको जल डमरू मध्य कहते हैं। स्वेज जल डमरू मध्य को काट कर बनाया गया। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण फ्रांस के इंजीनियर फ्रांसिस डी लैसेक्स के देखरेख में हुआ था। स्वेज नहर 2 बंदरगाह को जोड़ती है, पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद। पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद को स्वेज नहर जोड़ने का काम करती है। स्वेज नहर की लंबाई 163 किलोमीटर है। स्वेज नहर की लंबाई 163 किलोमीटर है। और स्वेज नहर विश्व का एक ऐसा नहर है जो दुनिया की सबसे घनी आबादी से होकर गुजरती है। स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार है और मिस्र के कुल जीडीपी का 10% की प्राप्ति स्वेज नहर से क्या होती है? प्राप्ति होती है। 1956 ईस्वी में स्वेज नहर का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एक दूसरा नहर है स्वेज नहर के बाद, उस नहर का नाम है पनामा नहर। स्वेज नहर के बाद जो दूसरा प्रमुख नहर है उस नहर का नाम है पनामा नहर। और आपको बता दें, पनामा नहर की स्थिति की हम चर्चा कर दें
तो आप सबको पता है कि यहाँ एक उत्तरी अमेरिका महादेश है और यहाँ एक दक्षिणी अमेरिका महादेश है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में थोड़ा सटा हुआ भूमि है। इसे उत्तरी अमेरिका का कोई जहाज पहले इधर से पार करके इधर जाता था। तो 1904 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच यहां जो सटा हुआ जमीन है ये वाला, इन दोनों को क्या कर दिया, काट दिया गया। पनामा एक जल डमरू मध्य था उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। इधर प्रशांत महासागर है और इधर है अटलांटिक महासागर। तो यहां पर क्या था, पनामा जल डमरू मध्य था। इस पनामा जल डमरू मध्य को काटकर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, जोड़ दिया गया। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो पनामा जल डमरू मध्य था उसको काटकर निर्माण किया गया। 1904 से इसका काम प्रारंभ हुआ, 1914 में कटकर तैयार हो गया। पनामा नहर के निर्माण से उत्तरी अमेरिका महादेश को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि इसके कई शहरों के बीच अधिकतम दूरी घट गई है। पनामा नहर के निर्माण में गिलाड नामक पहाड़ को काटा गया। चूंकि यहाँ चट्टानी भूमि था, इसलिए पनामा नहर का जो स्थल है सब जगह समान नहीं है, कहीं ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। और इस नहर से प्रतिदिन लगभग 50 जहाज गुजरते हैं। बात होगी वायु परिवहन की। तो वायु परिवहन क्या है, तो हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना वायु परिवहन कहलाता है। और आज वायु परिवहन विश्व का सबसे महंगा और तीव्र परिवहन है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से एक देश से दूसरे देश तक आया और जाया जा सकता है। पाइपलाइन परिवहन में चर्चा कर दिया हूं कि पाइप के माध्यम से तरल पदार्थों को, तरल पदार्थ में पेट्रोलियम या गैस को या दूध को या पानी को पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। पाइपलाइन परिवहन का सबसे नवीनतम साधन है। और आपको बता दें कि पाइपलाइन का सबसे अधिक जाल संयुक्त राज्य अमेरिका में है और विश्व का जो सबसे लंबा पाइपलाइन है वह भारत में है, जिसका नाम है HBJ पाइपलाइन। 1730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। न्यूजीलैंड विश्व का ऐसा देश है जहां दूध को ढोने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। संचार के बात कहते हैं तो संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। संचार क्या है, तो संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। और संचार के क्षेत्र में जो सबसे पहली बार परिवर्तन हुआ था 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल के द्वारा, क्योंकि टेलीफोन का आविष्कार 1876 में ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। उसके बाद मैक्सवेल ने 1873 में चुंबकीय तरंग की खोज किया और उनके द्वारा चुंबकीय तरंग की खोज कर दिए जाने के कारण संचार क्रांति में, संचार के क्षेत्र में और ज़्यादा क्रांतिकारी क्या आ गया, बदलाव आ गया। अब आता उपग्रह संचार क्या है, तो अंतरिक्ष में या आकाश में अधिक क्षमता वाले या तीव्र क्षमता वाले जो प्रसारण केंद्र होते हैं उसको हम उपग्रह संचार के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष में तीव्र क्षमता वाले जो प्रसारण केंद्र होते हैं उसको हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह मानव प्राकृतिक भी होते हैं लेकिन मानव निर्मित भी होते हैं, लेकिन मानव निर्मित उपग्रह का प्रयोग ही संचार के क्षेत्र में किया जाता है। इसको अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। मानव के द्वारा कोडिंग करके इसको वायुमंडल के आयन मंडल में स्थापित कर दिया जाता है और वहीं आयन मंडल से वह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को हमारे तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद साइबर स्पेस क्या है या इंटरनेट क्या है, तो बिजली के द्वारा कंप्यूटरीकृत संसार को, बिजली के द्वारा चलने वाली संसार को साइबर स्पेस कहते हैं। और साइबर स्पेस जो है जिस जाल से घिरा हुआ है उस जाल को WWW विद्युत के द्वारा संचालित स्पेस को, संचार को साइबर स्पेस कहते हैं। और साइबर स्पेस
www वर्ल्ड वाइड वेबसाइट नामक से घिरा हुआ है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। मन में प्रश्न होगा तो इंटरनेट क्या है? तो संसार में जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं उनको एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया इंटरनेट कहलाता है। संसार में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सारे कंप्यूटरों को एक नेटवर्क, जैसे एक यहाँ कंप्यूटर है, एक यहाँ कंप्यूटर है, एक यहाँ कंप्यूटर, एक यहाँ कंप्यूटर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ कंप्यूटर है, सब जगह कंप्यूटर है बैठा हुआ है। तो सबको क्या किया? सबसे जोड़ दिया। इस सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसी जोड़ने की प्रक्रिया को हम विश्व के जितने भी कंप्यूटर हैं इन सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया है, जोड़ने की जो तकनीक है, विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया का नाम है इंटरनेट। इसके द्वारा बड़ी आसानी से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मन में एक प्रश्न होगा कि एक ही छत में अगर सैकड़ों कंप्यूटर लगे हों तो उसको क्या कहेंगे? तो पूरे संसार के कंप्यूटर को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। लेकिन एक ही छत के नीचे अगर 10 कंप्यूटर हो, उस सबको जोड़ने का प्रक्रिया LAN लेन कहलाता है। प्रश्न है तो कंप्यूटर से क्या लाभ है, इंटरनेट से क्या लाभ है? तो इंटरनेट से बड़ी लाभ है कि इससे बड़ी आसानी से पत्राचार किया जा सकता है, इससे वार्तालाप किया जा सकता है, पत्रिकाओं को पढ़ा जा सकता है, किसी भी पुस्तकालय में रखे हुए पुस्तक को पढ़ा जा सकता है। उसके बाद संसार के किसी देश में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर अपना स्वयं का पेज बनाकर आप अपने संदेश को फैला सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग और बीमा संबंधी काम किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से आप विवाह के संबंध में विज्ञापन डाल सकते हैं, अच्छे जीवन साथी की तलाश कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप अन्य सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से आप निःशुल्क सभी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इंटरनेट आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग, महत्वपूर्ण अंग बन गया है, जिसका हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आपका चैप्टर रहा परिवहन और संचार विश्व के संदर्भ में। कल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नामक एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।